पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको गतिशील 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 आवेश गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। यही चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, गतिशील आवेश और चुंबकत्व, जो हम लोगों को लिखा हुआ है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने। तो यही चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 4th नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक बातें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का या विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। प्रभाव से ही, इससे आपको मीनिंग से ही पता चल जा रहा होगा, जो लिखा हुआ है इसी से आपको पता चल रहा है कि चुंबक का कुछ प्रभाव की बातें चल रहा है। लेकिन किसके वजह से? विद्युत धारा के वजह से। विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जब भी हम बातें करें, अगर विद्युत धारा का, जैसे मैं बातें करूं कि यहाँ पर एक कंडक्टर मैंने ले लिया, क्या ले लिया? ध्यान से देखेंगे कि मैंने एक यहाँ पर कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है सुचालक। सुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसको सुचालक कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है और आसानी से हो जाती है, उसको हम लोग सुचालक बोलते हैं। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित अगर करते हैं, ये क्या है? हम लोगों का सुचालक है। ये हम लोगों का क्या है? सुचालक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर है। क्या है ये? हम लोगों का कंडक्टर है, जिसको सुचालक बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब ये जो है एक वायर है, तार है, इससे होकर विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। तो इसके आसपास अगर देखूं मैं कि इसके आसपास क्या होती है, कि इसके आसपास हम लोगों का चुंबकीय प्रभाव, इसके आसपास अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों का कुछ एरिया में, इसके आसपास कुछ एरिया में क्या होती है? यहाँ कुछ एरिया में हम लोगों का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ एरिया में यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास कराएंगे, इसमें जैसे विद्युत धारा पास कराएंगे, प्रवाहित कराएंगे इस तार से होकर, तो इसके आसपास का जो ये एरिया दिख रहा है, ये सब एरिया जो दिख रहा है, इधर का एरिया जो दिख रहा है, ये सब क्या है? यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? बी से सूचित करते हैं। अब देखेंगे, लिखेंगे कैसे हम लोग कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कि लिखेंगे कि जब किसी धारावाही चालक तार से, जब लिखेंगे हम लोग कि जब किसी धारावाही चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर, इसका मीनिंग है आसपास की बातें चल रही है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है।
तो उसके आसपास या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है इस प्रभाव को इस इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस प्रभाव को विद्युत धारा की विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखेंगे ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी धारावाही चालक तार से, यहाँ देखिए एक क्या है, धारावाही चालक तार है, इस चालक तार से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास हम लोगों का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये जो प्रभाव होती है, अब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, जहां तक मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो ये जो प्रभाव होता है, इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में हम लोग लिख लेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम लोग, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे व्हेन flowing the electric current, when flowing the electric current from current carrying conductor then magnetic field produces around the conductor This type of effect is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या है मीनिंग, हम लोगों का मेनली देखा जाए तो यही है कि जब भी किसी, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इंग्लिश की मैं बातें करूं कि व्हेन फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट दो बार लिखा गया, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ कि करंट हम लोगों का क्या हुआ, दो बार लिखा गया, एक ही बार लिखना है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर then magnetic field produces around the conductor. This type of effect is called magnetic effect of electric current. इसका मीनिंग क्या है कि जब भी ये कंडक्टर है हम लोगों का, एक वायर है, एक क्या है हम लोगों का,
एक कंडक्टर है, ये हम लोगों का कंडक्टर है। क्या है? ये है हम लोगों का कंडक्टर। कंडक्टर अच्छा लिखे हुए हैं, कंडक्टर है तो लिखने की क्या जरूरत है। ये हम लोगों का कंडक्टर है, सुचालक है। इससे होकर, कंडक्टर से होकर जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इसके आसपास, इसके अराउंड जो होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, उसको खींचने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। अट्रैक्ट करने का जो वर्क करता है, यही प्रभाव होता है, यही इफेक्ट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि क्लियर होगा कि मैग्नेटिक, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लिखे, आप ये डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, ये आप डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर ये आप लिख देंगे। देख लीजिए एक बार ध्यान से, इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार, और ये लिखने का आप ट्राई करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पर। ऑस्टेड का प्रयोग पर, ऑस्टेड का जो प्रयोग है हम लोगों को वो पढ़ना है। अब हम किस पर आ रहे हैं? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखेंगे, ऑस्टेड ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑस्टेड का प्रयोग। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट होता क्या है और ऑस्टेड ने क्या चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम एक और बोला जाता है कि एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखेंगे, एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्टेड। अब देखिए इसे हम लोग एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्टेड भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है बात यही है कि जब इन्होंने, जो ऑस्टेड साहब हैं, जो ऑस्टेड हैं, जो डेनिश फिजिसिस्ट हैं, ये ऑस्टेड जो हमारे साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट थे, उन्हीं का नाम है ऑस्टेड। अब देखिए भौतिकज्ञ थे, चलिए हिंदी में जो कुछ भी बोलते हैं फिजिसिस्ट बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कब किया इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, पहले फुल फॉर्म का मैं बातें करूं कि इनके नाम का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए इनका जो नाम है, इनके नाम का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हम लोग बोलते हैं हांस हांस क्रिश्चियन हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड। क्या बोलते हैं हम लोग? हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इनका फुल नेम हो गया हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड है, जिन्होंने, जो एक डेनिश फिजिसिस्ट थे। क्या थे? इन्होंने एक डेनिश फिजिसिस्ट थे। कौन सा फिजिसिस्ट थे? डेनिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने डेनिश फिजिसिस्ट थे, डेनिश का फिजिसिस्ट थे। अब ये देखिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, कब किया इन्होंने, कब किया एक्सपेरिमेंट को? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1820 में किया था। कब किया था? 1820 में एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या क्या चीज़ों का हेल्प लिया था और क्या चीज़ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया?
और इन्होंने क्या उससे बताया। इन्होंने अगर की पॉइंट की मैं बातें करूं तो इन्होंने रिलेशन संबंध स्थापित किया। क्या स्थापित किया? संबंध क्रिएट किया, रिलेशन। इन्होंने संबंध स्थापित किया किसके किसके बीच में? इन्होंने संबंध जो स्थापित किया वो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व। और देखिए इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया और इन्होंने ये बताया कि जो ये ऑस्टेड का प्रयोग है, ये प्रयोग से, ये एक्सपेरिमेंट से, इससे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और चुंबकत्व के बीच में रिलेशन क्या क्रिएट किया। इन्होंने यही बताया कि जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहाँ चुंबकत्व अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वहाँ ऑटोमेटिक गारंटी है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होना फिक्स है, प्रोड्यूस होना फिक्स है, जनरेट होना गारंटी है। इन्होंने यही काम किया था। तो देखिए हम लोग इस शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन जाने कि इनका फुल नेम है हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, डेनिश फिजिसिस्ट है। और इन्होंने कब ये एक्सपेरिमेंट किया था? 1820 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 1820 में किया था। और रिलेशन क्या था? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से मैग्नेटिज्म का इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे प्रयोग किया था। अब देखिए, और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने अपना क्या एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो क्या इन्होंने दिया वो हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। अब देखिए ये जो हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब जो थे, अब देखते हैं हम लोग कि इन्होंने सबसे पहला काम जो किया था, क्या किया था? एक वायर लिया था। वायर क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसमें एक स्विच का यूज किया, स्विच का यूज करने के बाद एक बैटरी से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। क्या चीज़ से कनेक्ट किया? बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, करंट का जो फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हम लोगों का करंट का फ्लो इन्होंने स्टार्ट किया। इस वायर से होकर करंट का फ्लो स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एक बैटरी लिया, चाहे आपका 6 वोल्ट का हो या 12 वोल्ट का हो, जितना वोल्ट आपकी मर्जी यूज कर लीजिए। अब देखिए इन्होंने काम क्या किया था, यही आपका एक बैटरी लिया था, एक बैटरी लिए थे, उसके बाद एक स्विच लिए और एक वायर लिए। इतना ही लेकर इन्होंने रास्ते में निकल पड़े, फील्ड में निकल पड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब जो फील्ड में इन्होंने निकला, फील्ड का मीनिंग लेबोरेटरी। अब देखिए वहाँ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर रहे थे तो उस समय करंट का फ्लो करने के समय इन्होंने एक ले लिया यहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलेंगे? ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक कंपास। अब देखिए इन्होंने क्या लिया? मैग्नेटिक कंपास लिया, चुंबकीय सुई लिया, मैग्नेटिक कंपास लिया, चुंबकीय सुई लिया, और इसमें इन्होंने ये काम करके दिखाया। अब यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन, पहला डिफ्लेक्शन जो हुआ था ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब यहाँ पर ये था, यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ चला जा रहा था। इसमें मान लीजिए कुछ रीडिंग होगा, ऐसे करके कुछ ना कुछ इसमें रीडिंग रहता है। अब देखिए ये हम लोगों का क्या है? मैग्नेटिक कंपास है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये मैग्नेटिक कंपास लिया इन्होंने, चुंबकीय सुई लिया, चुंबकीय सुई लिया। अब देखिए क्या है कि जब जब ये परिपथ को तैयार करके हमारे हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब ने जब इसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह कराया, विद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद ये मैग्नेटिक कंपास चुंबकीय सुई को इसके नज़दीक में लेकर गए, चुंबकीय सुई को इसके नज़दीक में लेकर गए तो इन्होंने देखा कि जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं
तो ये जो हम लोगों का सुई है, ये जो हम लोगों का कंपास है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है, कंपन हो रही है, इसमें मूवमेंट आ रही है, गति कर रही है, ऊपर की तरफ ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे रही है। तो इन्होंने जैसे ये स्विच को ऑफ कर रहे थे, स्विच को, ये सर्किट को बंद कर रहे थे, तो बंद करने के समय ये कंपास अपने अपने स्थान पर नीचे के तरफ मूव करते हुए आ जा रही थी। जैसे करंट का फ्लो स्टार्ट करते थे तो ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती थी, और जैसे ये ऑफ करते थे तो नीचे की तरफ अपने पोजीशन पे आने का प्रयास ट्राई करने लगता था। तो इन्होंने ये बताया, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताया कि जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट को जो पास कराते हैं, विद्युत धारा को जो प्रवाहित करते हैं, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है। तो लिखेंगे क्या हम लोग? देखेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर हम हिंदी में बोल देते हैं। पहले इंग्लिश में लिखा देते हैं, आपको हिंदी में बोलेंगे, आप लिखते जाएंगे। देखेंगे ध्यान से, क्या समझ गए होंगे तो आराम से लिख सकते हैं। तो ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? इन 1820 इन 1820 हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड जो क्या थे, एक डेनिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने, डेनिश फिजिसिस्ट थे हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड, डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन या ऐसे लिखिए, डिस्कवर्ड देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन there was a relation between electric elect, electricity electricity and magnetism। अब देखिए इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या था वो? विद्युत और चुंबकत्व में एक रिलेशन क्रिएट किया, जिसमें यूज क्या चीज का किया था? बाय सेटिंग अप, क्या यूज करेंगे? बाय सेटिंग अप a magnetic compass, a magnetic compass through a magnetic compass through current current carrying conductor, it means wire, through setting up current carrying conductor। अब देखिए इसमें और क्या लिखेंगे हम लोग? ऑस्टेड सो दैट बाय द, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये शो कर दिया, ऑस्टेड सो दैट, मैं लिखूंगा ऑस्टेड सो दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रिएट
मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्किट, अराउंड अ सर्किट और कंडक्टर। अब देखिए यही है, इसको लिखेंगे। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 1820 ईस्वी में हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड जो डेनिश फिजिसिस्ट थे, जो क्या थे, डेनिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच एक प्रकार की रिलेशन को स्थापित किया, एक प्रकार की संबंध को स्थापित किया, एक प्रकार की संबंध को स्थापित किया, जिसमें जिसमें एक धारावाही चालक तार के पास कंपास को लाकर सेटिंग किया। जिन्होंने धारावाही चालक तार के पास एक चुंबकीय सुई को लाकर सेटिंग किया, सेटअप किया, यानी कि कनेक्शन किया, समूहन किया या समूहित कर दिया। फिर से ध्यान से देखेंगे, 1820 ईस्वी में हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, जो एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच रिलेशन स्थापित किया, जिसमें इन्होंने एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक तार के पास लाकर समूहन किया। इसमें कनेक्ट नहीं किया, एक पास में लाकर क्या किया, कनेक्शन किया। उसके बाद इन्होंने ये दिखाया, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ये पाया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन, गतिशील आवेश कंडक्टर के आसपास, यानी कि सुचालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इन्होंने यही बताया। उसके बाद देखिए, अब इन्होंने काम क्या किया, इतना काम तो कर दिया, लिख लेंगे, बस यही है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, हिंदी में लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे कि हंस के 1820 ईस्वी में हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने जो एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक संबंध स्थापित किया जो कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच में था, जो विद्युत और चुंबकत्व के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसमें इन्होंने एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक तार के पास लाकर इस प्रकार से समूहन किया कि वहां देखा गया या इन्होंने पाया कि जो भी गतिशील इलेक्ट्रॉन था उस वायर के, उस चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो ये था ऑस्टेड का प्रयोग। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी चीजें इन्होंने पाया, वो देखेंगे। इतना लिख लिए होंगे तो देखेंगे अब इसके बाद क्या है कि फिर इन्होंने ये देखा, हिंदी में ध्यान से सुनेंगे, अगर सुन लेंगे तो आप अपने आप से लिख लेंगे। मैंने जितना लिखा है उतना हिंदी में भी बोल दिया। अब दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, पहले हिंदी में बोलूंगा, फिर मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा। अब देखिए, आप देखिएगा ध्यान से, इसमें काम क्या हुआ कि जब तक इस सुचालक से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जाता है, जब तक इस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है, तब तक ये चुंबकीय सुई में किसी प्रकार की विक्षेपण नहीं होती है। इस चुंबकीय सुई में किसी प्रकार की विक्षेपण नहीं होती है। क्या बोलेंगे, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास अनलेस इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि पहला नंबर में क्या लिखेंगे कि जब तक विद्युत धारा इस परिपथ से होकर प्रवाहित नहीं किया जाता है, तब तक चुंबकीय सुई में किसी प्रकार की विक्षेपण नहीं होती है। पहला पॉइंट लिख लेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे क्या, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास अनलेस इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, ये लिख लेंगे। लिखना होगा तो लिख लेंगे, इसे बोल दिया मैंने। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट है कि
विद्युत धारा, ध्यान से सुनेंगे, जब विद्युत धारा इस परिपथ से होकर प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत धारा इस परिपथ से होकर प्रवाहित की जाती है, तब इस चुंबकीय सुई में विक्षेपण स्टार्ट हो जाती है। लिखेंगे कैसे? जब विद्युत धारा इस परिपथ से होकर प्रवाहित की जाती है, तब इस चुंबकीय सुई में विक्षेपण शुरू हो जाती है। When we flow the electric current in this conductor, then be the deflection in magnetic compass. फिर से सुन लेंगे। When electric current is flowing in this circuit or conductor, after that be the deflection in magnetic compass. जब विद्युत धारा इस परिपथ से होकर प्रवाहित की जाती है, उसके बाद चुंबकीय सुई में विक्षेपण शुरू होती है। दूसरा पॉइंट लिख लिए। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि तीसरा पॉइंट देखेंगे कि जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान परिपथ में बढ़ाते हैं, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान परिपथ में बढ़ाते हैं, वैसे वैसे चुंबकीय सुई का विक्षेपण बढ़ते चला जाता है, या चुंबकीय सुई के विक्षेपण में वृद्धि होते चले जाती है। जैसे जैसे विद्युत धारा का मान परिपथ में बढ़ाते हैं, वैसे वैसे चुंबकीय सुई का विक्षेपण में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। When increase the strength of electric current in wire, then increase the deflection of magnetic field. इंग्लिश में एक बार और सुन लेंगे। when इंग्लिश में लिखेंगे when electric current flowing in a conductor, then when increase the electric current, when increase the strength of electric current, when increase the strength of electric current in conductor, then also increases the deflection of magnetic compass. तो ये हम लोगों का तीसरा पॉइंट था। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ये तीसरा पॉइंट था, बस इतना हम लोगों को तीसरा पॉइंट के लिए काफ़ी है। अब एक और पॉइंट हम लोग लिख लेंगे और लास्ट पॉइंट ये होगा। हम लोगों का लास्ट पॉइंट क्या होगा? लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए, अगर बैटरी के पोलरिटी को चेंज कर देते हैं। पोलरिटी का मीनिंग है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ जो हम लोग ये क्या बनाए थे, यहाँ स्विच है, इसके पोलरिटी को मैं बदल रहा हूँ। समझिए यहाँ क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो करंट का फ्लो किधर से होगा? इधर से होगा। अब यहाँ पर मैं क्या ला दिया? यहाँ पर मैंने ला दिया अब देखिए, ये हम लोगों का क्या है? यही है, चुंबकीय सुई हो गया, और ये सेम चीजें हो गया। अब देखिए, पोलरिटी को चेंज करने का मीनिंग है ध्रुवता। पोलरिटी का मीनिंग है ध्रुवता। इसको क्या बोलते हैं? पोलरिटी का मीनिंग होता है ध्रुवता। देखिए, पोलरिटी का मीनिंग है ध्रुवता। अगर परिपथ के अंदर बैटरी के ध्रुवता को बदल देते हैं, तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण विपरीत दिशा में होना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जब बैटरी के ध्रुवता को बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण विपरीत दिशा में होना स्टार्ट हो जाती है या होना शुरू हो जाती है। When we change the polarity of battery, then be the deflection in opposite direction. तो ये इंग्लिश और हिंदी में हम लोगों ने लिखा, क्योंकि लिखते और लिखाते समझाते ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लिख लेंगे। अब चलिए, ये हम लोगों का था ऑस्टेड का
कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑस्टेड का ये था हम लोगों का। देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा ऑस्टेड का, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड का प्रयोग, जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ऑस्टेड का एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। और इनका फुल फॉर्म क्या था? हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड डेनिश फिजिसिस्ट थे। और इन्होंने कब ये एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था? 1820 में किया था। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1820 में किया था। और रिलेशन क्या था? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म था। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया, ध्यान से देखेंगे अब। आप देखिए कि हम लोग ये भी पढ़ लिए कि ये क्या क्या था, सारा चीज़ पढ़ लिए, फिर से दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट नियम पर चलेंगे, बायो सावर्ट लॉ पर चलेंगे, बायो सेवर्ट लॉ पर चलेंगे, जो बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर साल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हर 2 सालों पे ये रिपीट करने की चांसेस ज़्यादा रहती है और रिपीट करता भी है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो ध्यान से एक बार देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि तो हम लोग ऑस्टेड पर आएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं किस पर? ऑस्टेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अब देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज ड्यू टू current carrying conductor, due to current carrying कंडक्टर। अब देखिए, ये ध्यान से आप भी देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? धारावाही चालक, धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर भी लिख सकते हैं, धारावाही चालक, धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, ये हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। क्या बोलेंगे हम लोग? बायो सेवर्ट लॉ। अब ध्यान से देखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब देखेंगे ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बायो सेवर्ट लॉ है, बायो सेवर्ट नियम है, ये क्या होती है, इसे देखेंगे कि बायो सेवर्ट लॉ में काम क्या हम लोग करते हैं। बायो सेवर्ट लॉ में कुछ नहीं है, बहुत ही ध्यान से हम लोगों को देखना है कि इसमें होता क्या है। और इसके अनुसार जैसे हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था, वैसा ही ये भी बायो सेवर्ट लॉ है। अब देखेंगे यहाँ पर काम क्या करना है। एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सबसे पहले नाम से तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार है मतलब मीनिंग है कि कोई भी ना कोई एक वायर होगा, एक तार होगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कोई ना कोई एक तार होगा जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रही होगी।
तो इससे नाम तो पता चल गया, और उसके आसपास में कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा होगा, इतना तो पता चल रहा है नाम से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग काम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर मैं धारावाही चालक तार ले लिया, क्या ले लिया, धारावाही चालक तार ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, आई, कोई दिक्कत, यहाँ पर आई करंट का फ्लो हो रहा है, और इसमें एक मैं बहुत ही छोटा सा अल्पांश ले रहा हूँ, इसका अल्प अंश ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, अल्प अंश का मीनिंग है कि बिल्कुल ही बहुत छोटा सा, हम पतला सा, अब देखिए यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ बहुत ही पतला सा छोटा सा इसका एक पार्ट ले रहा हूँ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें एक बहुत ही छोटा सा बिल्कुल एक पार्ट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एक छोटा सा मैं पार्ट ले लिया। चलिए अब देखिए इस वाले जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएल, क्या बोलेंगे, एक डीएल यहाँ से यहाँ तक ले लिया, डीएल का मीनिंग है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट लेंथ ले लिया, और इस पर एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक हम लोगों ने यहाँ से एक पॉइंट क्या ले लिया, पी, एक पी पॉइंट हमने ले लिया कि जिसका डिस्टेंस है, इसका जो दूरी है आर है, क्या है, आर दूरी हम लोगों ने ले लिया, क्या दूरी लिया, आर दूरी ले लिया। अब ध्यान से देखेंगे, इधर से भी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, इमेजिंग करने के लिए यहाँ से हम लोगों ने ये पॉइंट पी ले लिया, और इधर भी आप क्या ले सकते हैं, आप पी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लेंगे, क्या लेंगे, आप यहीं डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर आप ले लिए। अब आर लिया मैंने, ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, और इसके आसपास में क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जो मैंने लिखा इसी को हम लोग एक कंसीडरेशन लिखेंगे, मान्यता लिखेंगे, मान्यता क्या लिखेंगे कि मान लेंगे, माना कि एक धारावाही तार से होकर आई करंट, एक धारावाही, माना कि एक धारावाही तार से होकर आई करंट, आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें जिसमें एक अल्पांश, एक अल्पांश, अल्पांश मीन शॉर्ट लेंथ, एक अल्पांश डीएल लिया, जिसके बिंदु उस बिंदु से एक बिंदु P तक की दूरी, उस बिंदु से एक बिंदु P तक की दूरी R लिया, जिसके वजह से R लिया, तो हमें इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमें इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसको क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, माना कि लेटस टेक a short distance, let us take a current carrying conductor, a current carrying conductor, a current carrying conductor in which flow of current I, इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट जो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, एंड शॉर्ट लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ DL, शॉर्ट लेंथ DL, डिस्टेंस बिटवीन, अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन DL एंड P इज R, क्या है हम लोगों का, डिस्टेंस जो है अल्पांश DL और P के बीच का जो दूरी है R है, बस इतना ही हम लोग, then we have to find
वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है कि वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी। क्या मुझे फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है। अब देखिए हिंदी में लिख लेंगे, माना कि एक धारावाही तार से होकर आई करंट प्रवाहित हो रही है, जिसमें जिसमें मैंने डी एल अल्पांश लिया, डी एल अल्पांश लिया। इस डी एल से बिंदु पी तक की दूरी आर है। तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, किसके रेस्पेक्ट में? डीएल के रेस्पेक्ट में। इतना हिंदी में आप लिख लिए होंगे। अब देखिए काम क्या करना है मुझे, मैं ट्राई करूंगा कि हिंदी में अगला बार से दूं, लेकिन इस बार आप लोग इंग्लिश वाले देख लीजिए, इसके बाद मैं हिंदी में भी लिखना स्टार्ट कर दूंगा। बस 1-2 दिन का प्रैक्टिस है, 1-2 दिन थोड़ा सा मुझे भी लिखने दीजिए, क्योंकि लिखते लिखते मैं हिंदी में तो स्टार्ट किया था बट इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। मैं हिंदी में भी आपको कंटेंट लिखूंगा। 2-3 दिन समय दीजिए, उसके बाद आप भी लिखना स्टार्ट कर देंगे, हिंदी में भी आपका कंटेंट आएगा। अब देखिए कि क्या है मेरा, यहाँ पर हम लोगों को डीएल अल्पांश से पी तक की दूरी क्या है? आर है। अब देखिए इसमें काम क्या करना है, अब हम लोगों को लिखना है अकॉर्डिंग टू, नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ। अब देखिए बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार बायो बायोट-सावर्ट नियम के अनुसार, अब देखिए बायोट-सावर्ट लॉ के नियम के अनुसार मुझे काम क्या क्या करना है, एक ध्यान से रखेंगे, यहाँ आई दिख रहा है, एक डीएल दिख रहा है और एक आर दिख रहा है, 3 चीजें दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग ले रहे हैं, क्या लेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार हम लोग काम क्या कर रहे हैं, बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार हम लोगों को काम क्या करना है कि बायोट-सावर्ट लॉ में जो डी बी होगा, जब हम लोगों को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो डीएल है बहुत छोटा सा लेंथ लिया है मैंने, बहुत छोटा सा दूरी को लिया है। तो अब छोटा सा दूरी के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा, बहुत छोटा सा ही मिलेगा ना, क्योंकि दूरी बहुत छोटा, समझिए कि इतनी छोटा सा मैं ले रहा हूँ दूरी। अगर ये धारावाही चालक तार है, अगर इसमें से एक छोटा सा पार्ट इसका ले रहा हूँ, छोटा सा बिल्कुल अल्पांश शॉर्ट लेंथ ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी तो शॉर्ट ही निकालना पड़ेगा। तो शॉर्ट के लिए आपको याद होगा कि जब पहले हम ऑफलाइन में पढ़े थे, तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस को या शॉर्ट लेंथ को या शॉर्ट कोई भी चीज़ हो, छोटा चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, सूचित करने के लिए डी का यूज करते थे, डी लगाते थे। वैसा ही हम लोगों ने काम क्या हम लोग काम क्या करेंगे इसके बाद, ध्यान से देखिएगा आप कि अकॉर्डिंग टू क्या लिखे थे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सबसे पहला काम होता है कि बायोट-सावर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आपको लिखना होगा तो लिख लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो धारावाही चालक तार में समानुपाती होता है, तो डीबी किसके समानुपाती होगा? आई के समानुपाती होगा। मैं मान ले रहा हूँ कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट। उसके बाद फिर सेकेंड में डीबी का बात करूंगा। अगर डीबी का ही मैं बातें करूं कि डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये देख लेंगे। इसमें हम लोगों का क्या है कि डी एल है, जो डी एल दिख रहा है, तो डी एल का भी यहाँ पर डी एल के भी समानुपाती होगा, डी एल का भी समानुपाती होगा, जिसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे इसमें कि यहाँ डी एल हो गया, आई हो गया, उसके बाद आर दिख रहा है,
आर भी दिख रहा है, तो यहाँ जो डिस्टेंस बिटवीन पी और डी एल, यहाँ डी एल का जो पॉइंट है इसका बिल्कुल पॉइंट और पी के बीच का जो दूरी है उसके इनवर्स स्क्वायर का समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ डी बी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r² के यहाँ पर बोलेंगे कि dB 1/r² के समानुपाती या dB r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोग लिख लेंगे। तो 3 इक्वेशन मेरे पास मिल गया। अब एक चीज़ें मैं देखूंगा, यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाने का ट्राई करेंगे। अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ देखिए एक परपेंडिकुलर ही तो है, ये परपेंडिकुलर ही तो है। तो देखिए ये अगर सीधा कर देते हैं तो ऊपर वाले cos थीटा और इधर वाले क्या हो जाएंगे, सॉरी हाँ ऊपर वाले साइन थीटा और इधर वाले cos थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा क्या। अगर नहीं भी होगा तो माइंड में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर dB जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। हम लोगों के पास 4 इक्वेशन आ गया। इसको अगर आप चाहें हिंदी में लिखना तो इसको एक एक स्टेटमेंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों के पास ये 4 इक्वेशन आ गया। जब 4 इक्वेशन आया तो इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, संयोजित कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर चारों इक्वेशन को, अगर ये 4 इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा। अगर चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि dB जो है आई डी एल साइन थीटा, मैं क्या लिख दिया, इस समानुपाती का सिंबल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, इसका ये हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट इसको आगे बढ़ाते हुए जब इसको रिप्लेस करेंगे, ये जो सिंबल दिख रहा है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब जैसे आप हटाएंगे तो बराबर के चिन्ह लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो जरूर आएगा। तो कांस्टेंट यहाँ लेकर आएंगे। क्या कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट हम लोग लाएंगे डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो लिखूँगा कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये हम लोगों का वैल्यू आया। इसमें एक चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ k का जो वैल्यू है, वेयर जहाँ k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका वैल्यू जो होता है 10⁻⁻7 होता है, 10⁻⁻7 होता है। ध्यान से देखेंगे, k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7। अब देखिएगा यहाँ कि ये जो वैल्यू है हम लोगों का, एक कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो ये जो k है, ये हम लोगों का जो k है, ये हम लोगों का है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि फ्री स्पेस बोलिए या वैक्यूम बोलिए, क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। चलिए फ्री स्पेस नहीं लिखिए, क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात में विद्युतशीलता,
चुंबकशीलता। अब देखिए ये क्या है हम लोग का परमिएबिलिटी ऑफ इम्पेरमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ म्यू नॉट जो है, अब यहाँ के का भी वैल्यू वही है और म्यू का भी वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट भी है, ये भी क्या है परमिएबिलिटी ही है। और के क्या है बोलना होगा तो बोल सकते हैं कि कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट लिखेंगे, छोड़िए उसका ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हम लोगों का म्यू नॉट का वैल्यू हो गया। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो म्यू नॉट का अगर वैल्यू फाइंड करना है, म्यू नॉट इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, ये भी वैल्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या कभी कभी मैं म्यू नॉट का जो वैल्यू लिखूंगा के इंटू 4 पाई भी लिख सकता हूँ, 4 पाई इंटू के, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे आया, यहाँ से देखिए इधर भेज दिया या उधर भेज दिया, दोनों का बात एक ही है। अब चलिए यहाँ तक हम लोगों का पता चल गया। इसको लिखने का तरीका है, अगर मैं बातें करूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की, अगर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाने की मैं बातें करूँ, अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो इसको एक लाइन और मैं लिख सकता हूँ कि dB इक्वल टू 10⁻⁻7 IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बायो सेवर्ट लॉ को लिखने का तरीका इतना काफ़ी है, जितना आप लिख दिए इससे ज़्यादा लिखना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिखते जा रहे हैं तो किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखेंगे आप कि काम क्या करेंगे हम लोग, और भी आगे हम लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो लिख देते हैं एक वेक्टर फॉर्म, या इतना ही रहने दें, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ लेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, सदिश रूप लिखेंगे, उसके बाद इसका डायमेंशन निकाल लेंगे, बीमा निकाल लेंगे, एसआई मात्रक क्या होता है वो निकाल लेंगे, और ये हम लोगों का बायो सेवर्ट लॉ खत्म हो जाएगा।